तो फिल्म की शुरुआत में हमें रेड सूट पहने एक लड़की को बेड पर बैठा दिखाया जाता है। एकदम से कोई ना दिखने वाली चीज उसके पहनी हुई ज्वेलरी और वेल को उतार देती है और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि इस लड़की ने एक बूढ़ी औरत की मदद से एक डीमन से शादी की है। अब सीन कट होकर हमें 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो तीनों एक ही घर से हैं और इन तीनों ने मिलकर चिकन की एक शॉप बनाई हुई है। ये तीनों दुकान पर जाते हैं और अपने आज के ऑर्डर्स बनाने लग जाते हैं। सीन कट होकर हमें घर पर रैंडी और उसके हस्बैंड बोवो की बेटी को दिखाया जाता है। वो बच्ची अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे स्कूल छोड़ाएंगे, क्योंकि आज घर की सभी लेडीज बहुत पहले से ही शॉप पर चली गई थी। वो मान जाता है और इतनी ही देर में उसका भाई बायू यहाँ पर आता है अपने हाथ में एक मुर्गा लिए हुए। बायू कुछ नहीं करता था, पूरा दिन घर पर रहता था और अपने मुर्गों की लड़ाई करवाया करता था। वो परेशान होकर उससे कहता है, क्या ये जिंदगी है? देखो तुम्हारी वाइफ को, वो प्रेग्नेंट होकर काम पर जाती है, तुम्हें क्या उस पर तरस नहीं आता? लेकिन यहाँ पर बायू बेशर्मी से कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, एक दिन हम इसी से अमीर होंगे। सभी लोग नाश्ते की टेबल पर इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर बोवो की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी रेंटी से, क्योंकि रेंटी की ड्यूटी थी सभी लोगों के लिए नाश्ता बनाने की और वो आज नाश्ता बनाए बगैर ही अपनी शॉप पर चली गई थी। इनकी बहस के दौरान ही वो तीनों घर वापस आ जाते हैं और लेडीज सिटी को तो प्यार करती हैं और उसके बजाय रेंटी को डांटती हैं, जिसने शॉप पर भी बहुत ज्यादा काम किया था। उनको लगता था कि रेंटी जितने भी बाहर के काम कर ले, जितना भी पैसा कमा ले, जो उसकी घर की ड्यूटीज हैं वो उसे ही पूरी करनी है। हालांकि सिटी जो भी रेंटी की ही तरह थी, उन्हें तो वो कुछ भी नहीं कहती थी। रेंटी और सिटी दोनों ही उनके बेटों की वाइफ थी और तीसरी लड़की उनकी बेटी थी। रेंटी को बुरा भी लगता है, लेकिन वो अपने मूड को साइड पर रखकर इन सब के लिए नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है और यहाँ पर गीता को कहती है कि तुम मेरी बेटी को स्कूल छोड़ाओ। ओल्ड लेडी एक और मर्तबा रेंटी के ऊपर गुस्सा हो जाती है कि क्या तुम अपनी बेटी को स्कूल भी नहीं छोड़कर आ सकती? तो यहाँ पर रेंटी उसे जवाब देती है, असल में मुझे बोवो को उसके काम पर भी छोड़ना है और उसके बाद अपने चिकन का ऑर्डर भी डिलीवर करने जाना है। अगर मैं उसे स्कूल छोड़ने चली जाती तो सभी काम लेट हो जाते। इतनी ही देर में अब बोवो भी बाहर आ जाता है। वो कुछ पैसे अपनी मॉम को यानी ओल्ड लेडी को देता है और अपनी कुछ सेविंग्स वो बायू को दे देता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को कोई मसला ना हो। खैर, अब रेंटी और बोवो दोनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं। रेंटी उससे कहती है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मॉम मेरे बिजनेस के बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें करती हैं। मैं घर के कामों के अलावा इतना एक्स्ट्रा काम करती हूँ, किस लिए? ताकि हमारी फैमिली अच्छे से चल सके। मेरे और आपके अलावा घर में कोई काम नहीं करता, उसके बावजूद मॉम मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती और ना ही अप्रिशिएट करती हैं, बल्कि हर वक्त उन्हें ऐसा ही महसूस होता है जैसे मैं सिटी के साथ ज्यादती करती हूँ। रेंटी इस चीज से भी गुस्सा थी कि जब मॉम उसे डांटती थी तो बोवो उन्हें कुछ भी नहीं कहता था। ये भी नहीं कहता था कि मेरी वाइफ अच्छा काम करती है। बोवो यहाँ उससे माफी मांगता है और एक और मर्तबा रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हें मेरी फैमिली के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा। रेंटी कहती है, ये भी मैं कर लूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ मिले तो सही, कम से कम तुम मेरे लिए स्टैंड तो लिया करो। ऐसे ही बातें करते करते ये लोग पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बोवो काम करता था। बोवो को ड्रॉप करने के बाद रेंटी को अपने काम पर जाना था और चिकन डिलीवर करने के बाद जैसे ही वो घर वापस लौटती है तो देखती है कि उसकी मॉम रो रही थी और सिटी उन्हें हौसला दे रही थी। वो इन दोनों से पूछती है, आखिर क्या हुआ, आप दोनों क्यों रो रही हैं? बस उसका ये कहना था कि मॉम गुस्से से उसके ऊपर भड़क पड़ी। उन्होंने दोबारा रेंटी को डांटना शुरू कर दिया, लापरवाह और पता नहीं क्या क्या बोला, और फिर जाकर उन्हें बताया कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर तो रेंटी की जान ही निकल गई और वो उल्टे कदमों हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में जाते ही उसे गीता मिलती है जो उससे माफी मांगती है कि ये सब मेरी ही गलती है, असल में मैं ही नीना को स्कूल से पिक करना भूली थी। देर होने पर वो जब खुद घर पर आने लगी तो कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। रेंटी ये सब सुनकर और भी ज्यादा टूट जाती है। वो डॉक्टर के पास जाती है और उनसे नीना की कंडीशन पूछती है। डॉक्टर बताती हैं कि नीना की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। रेंटी उनके सामने रोने लग जाती है और उनसे भीख मांगती है, प्लीज मेरी बेटी को ठीक कर दें, इसके लिए चाहे जितना भी पैसा लगे या जो भी सर्जरी करनी पड़े आपको। डॉक्टर्स उसे हौसला देती हैं और उसे प्रेयर करने को कहती हैं। रेंटी अब बेचारी अकेले ही हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। वो इतनी ज्यादा परेशान थी कि उसे देखकर एक बूढ़ी औरत उसके पास आई जिसका नाम उटारी था। वो रेंटी को कुछ खाने को देती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम अपनी बेटी की वजह से परेशान हो, इसीलिए तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। रेंटी हैरान होती है, उसने तो इस औरत को नहीं बताया था उसकी बेटी के बारे में, लेकिन खैर वो उसे कुछ कहती नहीं। अब उटारी नाम की ये ओल्ड लेडी उसे एक पेपर देकर जाती है और उसे कहती है
कि अगर तुम्हारी बेटी का इलाज यहाँ से ना हो सके तो तुम इलाज के दूसरे तरीके भी सोच सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। रेंटी को बताया जाता है कि उसकी बेटी को बचाने के लिए उसकी एक बहुत बड़ी ब्रेन सर्जरी करने की जरूरत है, जिसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। रेंटी के पास जितनी सेविंग्स थी ब्रेन सर्जरी के लिए वो कम थी। वो अपनी गाड़ी भी सेल करने का डिसाइड करती है, लेकिन पैसों का बंदोबस्त अभी भी पूरा नहीं हो रहा था। इसीलिए वो घर जाकर सभी लोगों से घर बेचने की रिक्वेस्ट करती है, तो मॉम और बायू ऐसा करने से मना कर देते हैं। मॉम तो उल्टा रेंटी को ही डांटने लग जाती हैं। वो उसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही थी उसकी बेटी के एक्सीडेंट के लिए, ये कहते हुए कि तुमने बिजनेस में ध्यान देते देते अपनी बेटी को बिल्कुल ही छोड़ दिया। रेंटी के घर वालों में से कोई भी उसकी बेटी के लिए कुछ करने को तैयार नहीं था। रेंटी अपने हस्बैंड से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी जॉब बीच समुद्रों में शिप पर थी। यहाँ तक कि बायू रेंटी के ही हस्बैंड की सेविंग्स भी उसे देने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो उसकी वाइफ के काम आएंगी। जब रेंटी कोई भी रास्ता नहीं निकाल पाती तो उसे हॉस्पिटल वाली वो औरत याद आती है जिसने उसे वो पेपर दिया था। रूम में आकर जल्दी से वो उस पेपर को निकालती है और उस ओल्ड लेडी से कांटेक्ट कर लेती है। ये औरत पैसे देकर रेंटी की मदद नहीं करने वाली थी। ये औरत असल में जादू करनी थी, जो रेंटी से गौरी नाम के एक रिचुअल का हिस्सा बनने को कहती है। वो कहती है कि इस रिचुअल में तुम्हारी शादी डीमन से करवाई जाएगी और एक मरतबा तुम्हारी शादी डीमन से हो गई तो समझो तुम्हारे सारे मसले खत्म, तुम्हारी बेटी भी ठीक हो जाएगी, तुम्हें जो कोई भी तंग करता है वो सारे मसले भी तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। रेंटी को डर भी लग रहा था और उसे सब गलत भी लग रहा था, लेकिन क्योंकि कोई दूसरा रास्ता उसके पास नहीं था तो वो उस रिचुअल के लिए मान गई। ये रिचुअल करने के लिए पहले विच बहुत सारी तैयारी करती है, अपने हाथों से रेंटी को नहलाती है और उस पर कुछ पढ़ती भी है। फिर रेंटी के मुंह में कच्चा चिकन का लिवर डाल देती है और उसके बाद उसे खूबसूरत सा तैयार करती है। ये सब करने के बाद वो उसे अच्छे से सजे हुए एक रूम में ले गई जहाँ पूरा फ्लोर मोगरा फ्लावर्स से ढका हुआ था। ये विच रेंटी से कहती है कि यहाँ पर तुम अपना पूरा जिस्म डीमन को दे देना और फिर तुम्हारे सारे मसले खत्म। इस टाइम वो डीमन की ब्राइड बन चुकी थी, उसकी शादी हो गई थी डीमन से। इस टाइम पर वही सीन दिखाया जाता है जहाँ से मूवी शुरू हुई थी। कोई ना दिखने वाली चीज रेंटी के ऊपर से कपड़े और उसकी ज्वेलरी उतारती है और फिर उसके ऊपर हावी हो जाती है। बाहर खड़ी हुई विच ये सब कुछ देख रही थी और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। जैसे ही ये सब कुछ खत्म होता है तो विच रेंटी के पास आती है और उसे कुछ चीजें देते हुए कहती है, आज से तुम्हें हर हफ्ते बाद जरूर उस डीमन को चिकन का लिवर देना होगा। आज रेंटी के लिए विच ने काम खुद कर दिया था, लेकिन आज के बाद रेंटी को ये खुद करना होगा। अब हमें अगले दिन घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बायू बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसका एक रोस्टर गुम हो चुका था। इतनी ही देर में बायू को उसकी मॉम बुलाकर कहती है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे नीना से मिलना है। लेकिन बायू इस टाइम मूड में नहीं था और सिटी को तो वैसे ही गुस्सा आया हुआ था क्योंकि रेंटी के ना होने की वजह से घर के सारे काम उससे करने पड़ रहे थे। इनकी इन्हीं बातों के दौरान एकदम से कार आकर उनके घर के आगे रुकती है, जिसमें से नीना निकलकर खुशी से अपनी ग्रैंड माँ के पास आ जाती है, जहाँ ग्रैंड माँ उसे देखकर इतनी ज्यादा खुश थी कि नीना बिल्कुल ठीक हो गई पहले की तरह। वहीं पर सिटी हैरान थी कि नीना का इस तरह एक दिन में ठीक हो जाना मेडिकल से कम नहीं था। वो सोच में पड़ जाती है कि रेंटी ने ऐसा क्या किया कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। वो ये बात बायू से भी कहती है, पर बायू उससे कहता है तुम ज्यादा मत सोचो, शुक्र करो कि घर पिटने से बच गया और हमें कोई पैसे भी नहीं देने पड़े। सिटी उससे ये भी कहती है कि मुझे लगता है रेंटी ने काला जादू किया है, लेकिन बायू फिर भी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन सिटी कहाँ छोड़ने वाली थी रेंटी को, वो रेंटी के ऊपर नजर रखने लग जाती है और ये फील करती है कि सच में रेंटी उस दिन के बाद से ही काफी अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी। एक दिन वो देखती है कि रेंटी पूरे घर के खिड़कियां और दरवाजे बंद करके काउच पर बैठी हुई थी। वो रेंटी से पूछती है, तुमने इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? इतनी देर में डोर पर बेल होती है और जब वो बाहर का दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रेंटी और उसकी बेटी ही थे। सिटी डर गई, उसने पीछे मुड़कर देखा तो पहले वाली रेंटी उसे अजीब डरावनी सी स्माइल देते हुए वहाँ से चली गई। सिटी हैरान हुई, इन दोनों को यहाँ पर छोड़कर वो उस दूसरी रेंटी को देखने के लिए उनके पीछे गई, लेकिन अब तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये सारी बातें उसे डरा गई थी, इसीलिए वो ये सारी बातें गीता से भी डिस्कस करती है कि उसने एक ही टाइम पे घर में 2 रेंटी को देखा है। यहाँ तक कि सिटी तो गीता को ये भी बताती है कि जिस दिन से नीना हॉस्पिटल से वापस आई है उसी रात से रेंटी काफी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। गीता को उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं हो रहा था।
उसे लग रहा था कि जैसे सिटी पहले भी रेंटी के बारे में ऊटपटांग की बातें करती रहती है, अभी भी वैसे ही कर रही है। इतनी देर में वो लोग दिखते हैं कि रेंटी नहाने के लिए चली गई है और सिटी गीता से कहती है, देखो आज से पहले रेंटी कभी रात में नहाई। गीता उससे कहती है, छोड़ दो रेंटी की जान और चलो अपने कमरे में। तकरीबन 1 घंटे बाद बायू जब घर वापस आता है तो वो सिटी को नूडल्स बनाने को कह देता है। सिटी उठकर किचन में जाती है तो वहाँ पर एक मेंढक को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। वो मेंढक आकर उसके पैन के अंदर भी गिर जाता है और उसे निकालने के लिए वो फोक से उसे स्टैब करके मार देती है। और जब बाहर गिराने चाहती है तो देखती है कि अभी तक रेंटी वॉशरूम में ही थी। वॉशरूम में से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, जैसे रेंटी वॉशरूम के अंदर किसी के साथ खेल रही हो। डोर के होल से वो जब वॉशरूम के अंदर देखती है तो सच में रेंटी अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। उसी होल के जरिए वो रेंटी की वीडियो भी बना लेती है और अपने सभी कॉन्टेक्ट्स में सेंड कर देती है। इस बात से अनजान रेंटी जब सुबह मार्केट में जाती है तो सब लोग उसे देखकर हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। रेंटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जिस नाइफ से वो चिकन बनाती है उसी नाइफ को पकड़कर वो सिटी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। यहाँ सिटी उससे डरकर ये तो मान जाती है कि वो वीडियो खिलाने वाली वही है, लेकिन ढीठ बनते हुए उससे सॉरी नहीं कहती, बल्कि उससे उल्टा ये कहती है कि पिछले कई दिनों से तुम्हारी हरकतें बहुत खराब हैं। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। सब तुम्हें शरीफ समझते हैं, लेकिन तुम हो अंदर से क्या और क्या करती हो। सुनकर रेंटी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखें किसी डीमन की आंखों में बदल जाती हैं और वो सिटी के गले पर स्टैब करने ही वाली होती है कि गीता आकर उसे रोक देती है। खैर रात हो जाती है और हम इन सबको घर पर देखते हैं। बायू आज रात भी देर से घर आता है और सिटी को नूडल्स बनाने के लिए किचन में भेज देता है। सिटी जब किचन में जाती है तो देखती है कि नूडल्स पहले से ही बन रही थी। वो हैरान थी कि नूडल्स किसने बनाई। वो पीछे मुड़ी तो उसके पीछे अजीब सी हालत में रेंटी खड़ी थी जो उसे क्रीपी स्माइल दे रही थी। सिटी उससे डर जाती है। अब रेंटी उसे साइड पर कर उसी उबलते हुए पानी में हाथ डालती है और उसके अंदर से एक फ्रॉग निकालकर उसे कच्चा चबा जाती है सिटी की आंखों के सामने। ये देखकर सिटी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और जल्दी से बायू को उठाने के लिए जाती है, लेकिन उसने देखा कि अब जो बिस्तर पे था वो बायू नहीं था बल्कि रेंटी ही लेटी हुई थी, जो एकदम से उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिराती है और उसका गला दबाते हुए उसे मार देती है। जिसके बाद वो उसका पेट अपने हाथ से चीरते हुए उसका लिवर निकाल के खा लेती है और फिर उसे ऐसे ही मरता हुआ छोड़कर यहाँ से चली जाती है। असल बायू सुबह में घर लौटता है। गीता उससे कहती है, जाकर अपने रूम से सिटी को उठा लो, हमें मार्केट भी जाना है। बायू जब रूम में जाता है तो सिटी रूम में नहीं थी। वो उसके लिए परेशान हो जाता है और उसे पूरे घर में ढूंढता है। जब उसे नहीं मिलती तो मॉम उससे कहती हैं, क्या पता सिटी अपने पेरेंट्स के घर चली गई हो रेंटी के साथ लड़ाई के बाद। अब क्योंकि सिटी नहीं मिल रही थी, इसके पीछे भी गलती मॉम को रेंटी की लगती है और वो रेंटी को डांटने लग जाती हैं। तब गीता रेंटी को सपोर्ट करती है और कहती है कि रेंटी ने ऐसा कुछ नहीं किया, पहले सिटी ने ही उसकी गलत वीडियोस बनाकर वायरल की हैं। सिटी को ढूंढते हुए ही बायू बाहर जब जाता है तो देखता है कि आज उसके काफी सारे रूस्टर्स भी कम हो गए थे। वो परेशान हो जाता है। अब अगली रात हमें दिखाया जाता है कि रेंटी दोबारा नहाने के लिए जाती है। बिखरे बाल और लाल आंखों के साथ वो डरावने अंदाज में अपनी बेटी से भी कहती है, क्या तुम भी मेरे साथ नहाओगी। ये देखकर उसकी बेटी बहुत ज्यादा डर जाती है और गीता से कहती है कि क्या आज मैं आपके रूम में सो जाऊं। गीता मान जाती है। अब अगले सुबह पहली मर्तबा उस दिन के हादसे के बाद हम रेंटी को नॉर्मल देखते हैं। सुबह होने पर रेंटी अपने घर के बैकयार्ड में जाती है तो वहाँ पर उसे सिटी की लाश दिखती है। ये देखकर वो डर गई। उसे समझ आ गई कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसी विच की वजह से हो रहा है। डरते हुए वो विच के पास आई और उसने विच से पूछा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो उस विच ने बड़े ही आराम से उसे बताया कि डीमन अब तुम्हारी बॉडी के अंदर रहने लगा है क्योंकि उसने तुमसे शादी कर ली है और अब क्योंकि तुम उसकी ब्राइड हो तो जो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या तुम्हें बुरा भला कहेगा, डीमन उसे मार डालेगा। ये सुनकर रेंटी दुख में चली जाती है और विच से कहती है कि अब बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अपनी फैमिलीज में और प्रॉब्लम नहीं देखना चाहती। तो यहाँ पर विच से कहती है, तुम जो मर्जी चाहो या जो मर्जी कर लो, तुम अब हमेशा के लिए डीमन की ब्राइड रहोगी। रेंटी दुख में रोते रोते घर वापस आ गई। सीन कट होकर हमें रात में बायू को दिखाया गया जो जब रात में रूस्टर्स की लड़ाई करवा रहा था तब उसे लोगों में खड़ी हुई खून से लथपथ सिटी दिखाई देती है। वो सब कुछ छोड़कर सिटी को देखने के लिए उसके पीछे चला जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वो वापस आया तो उसे पता चला कि वो अपनी गेम भी हार गया है और वो अपना रूस्टर अब घर भी नहीं ले जा सकता। आज पहली मर्तबा उसे हारने का दुख नहीं हुआ था,
क्योंकि वो परेशान बहुत ज्यादा था। घर आया तो उसे अपने इर्द गिर्द अजीब चीज दिखाई दी। वो अजीब चीज उसे एक गड्ढे के पास ले गई जहाँ पर उसे अपनी वाइफ सीटे की मरी हुई लाश देखने को मिली। ये देखकर वो टूट गया। उसने आते ही रेंटी का गला पकड़ लिया और रो रो कर उससे पूछने लगा कि आखिर क्यों क्यों मारा तुमने सिटी को, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा। वो टूट चुका था। रेंटी उसे कहती है ये सब मैंने नहीं किया। तो वो उसे उसकी शर्ट दिखाता है और कहता है मैं जानता हूँ ये तुमने ही किया है। अब मॉम, जिन्हें सबसे ज्यादा अपने घर की इज्जत ही परवाह थी, वो भाइयों को समझाती हैं देखो ये बात घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया कि हमारे घर की लेडीज किलर हैं तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। बेहतर यही है कि चुपचाप तुम अपनी वाइफ को दफना दो। भाइयों अपनी मॉम की बात मानते हुए ऐसा ही करता है और अपनी वाइफ को दफना देता है किसी को भी बताए बगैर। जब वो ऐसा कर रहा था तब उसने देखा कि रेंटी उसकी रूस्ट्रेस के पास जा रही है। उसने जल्दी से उसका पीछा किया तो एकदम से रेंटी ने उसे उठाकर दूर उछाल दिया। वायु दूर जाकर गिरा। रेंटी ने उसके बाद उसे बिना छुए उसकी दोनों आंखें बाहर निकाल दी और फिर उसे ऐसी जगह पर गिराया कि ऊपर से चीजें और शटर टूटकर उसके ऊपर गिरने लगे और वो वहीं पर मर गया। घर के अंदर गीता की आवाज रेंटी की चीखों से खुली क्योंकि रेंटी अब होश में आ गई थी और इस टाइम वो बायु की लाश के पास खड़ी हुई थी। गीता ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो खींच कर रेंटी को घर के अंदर ले जाती है और कमरे के अंदर बंद करके वो उससे सवाल करती है कि आखिर तुमने बायु को कैसे मारा। वो उससे अब बदतमीजी करने लगी थी क्योंकि रेंटी उसे कुछ बता नहीं रही थी। तो वो गीता से कहती है मैं घर में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर तुम जीना चाहती हो तो मुझे गुस्सा मत दिलवाओ। अब तो रेंटी की भी हालत खुद ब खुद बिगड़ने लगी थी। गीता को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो जाकर अपने नेबर मिस्टर राज को बुला लाती है बिना अपनी मॉम से पूछे, क्योंकि उसे अपने घर की सेफ्टी से ज्यादा अपने घर की इज्जत की परवाह नहीं थी। मिस्टर राज आकर रेंटी को देखते हैं और समझ जाते हैं कि इस टाइम रेंटी के ऊपर कोई दूसरी एंटिटी या डीमन हावी हुए हैं। मिस्टर राज ये जानने के लिए कि रेंटी की बॉडी को किसने पोजेस किया हुआ है यहाँ पर एक रिचुअल करना शुरू करते हैं और रेंटी उनके हाथ में पकड़े हुए गिलास को ही तोड़ देती है और यहाँ इन सबको पता चल जाता है कि असल में रेंटी के अंदर एक डीमन है। मिस्टर हाज डर के यहाँ से जाने लगते हैं और जाने से पहले वो गीता से कह देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर तुम प्रे करो। उसने अभी दरवाजा बंद ही किया था कि अपनी रूम में बंद रेंटी यहाँ पर आ गई और उसके कान में बोलने लगी तुम इस सब से दूर रहो अगर तुम्हें जिंदा रहना है। अगली सुबह दिखाया गया कि रेंटी के हस्बैंड बोवो भी घर आ चुके थे, जिन्हें गीता और उसकी मॉम सारी कहानी बताती हैं, लेकिन वो किसी भी चीज पर बिलीव करने से इनकार कर देता है। ये लोग उसे वार्न कहते हैं कि तुम अपने रूम का दरवाजा नहीं खोलोगे जहाँ पर इस टाइम रेंटी है। वो दरवाजा तो नहीं खोलता लेकिन इस दरवाजे को नॉक जरूर करता है और उसे एक डरावनी मर्द की आवाज सुनाई देती है कि तुम इस कमरे के अंदर नहीं आ सकते। ये आवाज सुनकर उसे अजीब लगा। वो देखना चाहता था कि अंदर कौन है। उसे रेंटी अजीब हालत में दिखाई दी और एकदम से उसकी आंख के सामने एक डीमन की आंख आ गई, जिससे डरकर वो भी नीचे बैठ गया। अब तो बोवो को यकीन आने लगा था गीता की बातों पर, इसीलिए वो गीता के साथ इन सारी चीजों का हल ढूंढने के लिए निकल जाता है। जबकि घर पर मॉम नीना को रेंटी को देने के लिए खाना देती है और नीना जब ये खाना लेकर रेंटी के पास जाती है तो रेंटी बहुत ही डरावनी दिख रही थी। उसके दांत पीले पड़ चुके थे, आंखें सफेद हो गई थी। वो अजीब से अंदाज में नीना से कहती है मुझे खोल दो। अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर नीना को रोना आ जाता है। क्या गीता ने बहू को बता दिया था कि उस दिन हॉस्पिटल में रेंटी को एक अजीब सी औरत मिली थी। ये लोग हॉस्पिटल में भी आते हैं लेकिन यहाँ पर अब उन्हें वो औरत कहाँ मिलने वाली थी। यहाँ घर पर दिखाया जाता है कि रेंटी के अंदर का डीमन नीना उस छोटी बच्ची को धमकी देता है कि आज तुम सब मारे जाओगे। वो ये बात जाकर अपनी ग्रैंड माँ को बताती है और ग्रैंड माँ बोवो को कॉल करके ये सब कुछ बता देती हैं और उन्हें जल्दी घर आने को कहती हैं क्योंकि उन्हें अब परेशानी होने लगी थी। वो नहीं जानती थी कि इस टाइम रेंटी उनके पीछे ही खड़ी है। इसके बाद हमें बस इस ओल्ड लेडी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। नीना जब यहाँ पर आई तो हमें ओल्ड लेडी को मरा हुआ दिखाया गया और उसके पीछे रेंटी को दिखाया गया, जिससे साबित हुआ कि रेंटी के अंदर के डीमन ने इन्हें भी मार दिया। बावो और गीता जब घर आए तो नीना फौरन उसके पास आ गई। वो डरी हुई थी। इससे पहले कि कुछ भी कहती यहाँ पर रेंटी आ जाती है। रेंटी से डरकर नीना यहाँ से भागकर छुप जाती है, जबकि रेंटी बोवो के ऊपर अटैक कर देती है। वो एक बड़ी सी सीजर बार बार उसके पेट में स्टैब कर देती है और उसे कहती है कि अब तुम रेंटी के हस्बैंड नहीं रहे। ये करने के बाद वो गीता को मारने के लिए उसके पास आ रही थी, लेकिन ये देखकर नीना रोने लग गई क्योंकि अब उसके डैड भी उसके साथ नहीं रहे थे। उसके रोने से रेंटी को उसका पता चल गया और रेंटी एकदम से उसके सामने आ गई।
इससे पहले कि वो उसे मार देती, नीना कहने लग जाती है, प्लीज मॉम ठीक हो जाएं, प्लीज ना। ये डीमन जिसने रेंटी की बॉडी को पूरी तरह से कब्जे में लिया हुआ था, उस बॉडी के अंदर सोई हुई रेंटी की सोल मॉम कहने की वजह से जागने लग जाती है और एकदम से वो होश में आ जाती है। वो दिखती है कि वो ऑलरेडी सबको मार चुकी थी और अब वो गीता को भी मारने वाली थी। ये देखते हुए वो गीता से कहती है, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं किसी भी वक्त पहले जैसी हो सकती हूँ। तुम नीना को लो और यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम दोनों को मारना नहीं चाहती, मैं किसी को भी मारना नहीं चाहती। वो उन दोनों से माफी मांगती है। हालांकि गीता उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन रेंटी उसे कसम देकर नीना को लेकर यहाँ से भेज देती है, जिसके बाद वो खुद अपने ऊपर पेट्रोल डालकर अपने आप को आग लगा देती है। और यहाँ पर इस तरह रेंटी और उसके डीमन की कहानी खत्म हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम गीता और नीना को देखते हैं, जो इस गांव से दूर एक दूसरे गांव में आ गई थी और उन्होंने एक दूसरा घर भी ले लिया था। उन्हें लगा था कि अब वो इन सारी मुसीबतों से दूर आ चुकी हैं, लेकिन फिर जैसे ही गीता यहाँ की अलमारी खोलती है तो उसके अंदर वही ब्राइडल ड्रेस दिखाया जाता है जो मूवी के स्टार्ट में डीमन ब्राइड बनने के लिए रेंटी ने पहना था। और यहाँ ये शो होते हुए कि मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई, ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।